एंटीबायोटिक कोर्स क्या होता है समझते हो? कि एंटीबायोटिक कोर्स क्यों पूरा करना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक, कोहेरेंस के बारे में क्यों है। पहले एंटीबायोटिक समझते हो, एंटीबायोटिक क्या होता है? हाँ सुनो, देखो एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि एंटी और बायोटिक्स, एंटी मतलब विरोध में और बायोटिक्स मतलब जीवन का विरोध करना, लेकिन एंटीबायोटिक जीवन का सपोर्ट करती है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को मारती है, तो बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ है, इसलिए उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। किसके रेफरेंस में? बैक्टीरिया के रेफरेंस में। अब देखो एंटीबायोटिक कई फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक, टैबलेट में भी आती है, टॉपिकल क्रीम में भी आती है ना, सिरप में भी आती है, इंजेक्शन में भी आती है, ठीक। ये पूरा एंटीबायोटिक का पूरा एक फॉर्म है कि इस फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। दवा अच्छी कौन सी होती है? जो हर तरह से मिल जाए, सिरप में मिल जाए, कैप्सूल मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। अब देखो एंटीबायोटिक का कोर्स करना जरूरी क्यों है, लेकिन इससे पहले समझो कि क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं। 70 में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ कि पहली बार मलेरिया की दवा खोजी गई, ठीक, और मच्छरों पर छिड़का गया, सारे मच्छर मर गए, छिड़कना बंद कर दिए, लेकिन जो कुछ मच्छर बच गए वो 30 साल बाद इतना आक्रामक हो गए कि उसके ऊपर वो दवा का असर नहीं हुआ, और क्योंकि उनकी एक नई वैरायटी डेवलप कर गई, ठीक। अब समझो तुम्हें किसी का इन्फेक्शन है, किसी चीज का, ठीक है, तुम्हें किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ, ठीक, और हमने तुम्हें दवा दी कि भैया दवा खा लेना, 3 दिन 4 दिन दवा खा लेना। तुमने क्या किया? तुमने दवा 2 दिन खाई, 2 दिन खा के डस्टबिन में फेंक दी, सारे बैक्टीरिया मर गए होंगे, लेकिन जो एक दो बचे होंगे अब वो इवॉल्व करेंगे। इवॉल्व मतलब क्या होगा कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी जिससे कि अब वो दोबारा एंटीबायोटिक उनको असर नहीं कर जाएगा। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप कर जाना। समझो एक बात, आसानी समझो, एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। देखो सारे एंटीबायोटिक जो है उनको डिवाइड किया गया 2 तरह से, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोलाइटिक। स्टैटिक मतलब कि उसकी ग्रोथ को रोक देना, उसको बढ़ने से रोकना, उसे मार वो नहीं रहे हैं। बैक्टीरियोलाइटिक, बैक्टीरिया को मार देना, टू किल द बैक्टीरिया। अब इसमें करना क्या होता है, जो बैक्टीरिया को रोकते हैं वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो बैरियर फॉर्म कर देगा, खेत में मेड बना देगा कि इसके आगे वो नहीं बढ़ पाए। लाइटिक मतलब कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देना, उसकी सेल वॉल जो बन रही है उसको रोक देता ताकि उसकी ग्रोथ ना हो पाए। पहला, उसकी सेल वॉल को फाड़ देना, उसको पोर कर देना, पोर के अंदर घुस जाना, ठीक। तीसरा, ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना जिसमें वो सर्वाइव न कर पाए। ये तमाम तरीके से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को रोकते हैं या मारते हैं। हमारा क्या ट्रीटमेंट का होता है कि जैसे चोट लगी है, पस बन रहा है, तो हमें वहां दोनों एक्शन चाहिए। ये पस कौन बना रहा है? पस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेप्टोकॉकस, ठीक है, सबसे खराब बैक्टीरिया जो पस बनाता है स्ट्रेप्टोकॉकस होता है वो। तो जो ट्रॉपिकल क्रीम अप्लाई करते हैं हम, वो उसके फॉर्मेशन को रोकता है, मारता नहीं है, और फिर हम उसे एंटीबायोटिक खिलाते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम से जाके वहां पे उसकी ग्रोथ को रोकता भी है और मारता भी है। अब हमने क्या किया, हमने आधा ही कोर्स किया है, ठीक, पस तो बनना कम हो गया, लेकिन बैक्टीरिया अंदर रहे, वो अपने फेवरेबल टेम्परेचर का इंतजार करते हैं। देखो कोई बैक्टीरिया हो, कुछ को छोड़ के 100 डिग्री के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते, उसके ऊपर जाके वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं। अब मान लो क्या हुआ, ठंडी आ गई, ठीक, ठंडी आने के बाद क्या हो कि बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ कम हो गई, लेकिन जैसे ही उमस का मौसम आएगा फिर से बैक्टीरिया के साथ तापमान मिल गया, तो ग्लूकोज आसानी से अवेलेबल हो गया और फिर से अपना ग्रोथ करना शुरू कर दिया। जब उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा तो फिर हमें समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमने उसके स्पोर को वहीं पे छोड़ दिया था। अब समझो, पहले एक कहानी समझो, पहली बार क्या हुआ, सबसे पहले एंटीबायोटिक जो खोजी गई उसका नाम पेनिसिलिन था, 1945 में बनाया गया उसे, खूब तेज चली, ठीक, सब बैक्टीरिया मरने लगे, सारे बैक्टीरिया मरने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने एक नई खोज की कि हमको इसको तोड़ देंगे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को। अब वो क्या, पेंसिलिन काम उनके ऊपर नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, हमने फिर उसको नई खोज की। जैसे तुम देखते हो कि एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड ना, एक बीटा लैक्टेमेज ग्रुप है एंटीबायोटिक का, उसका है एमॉक्सिसिलिन। उसमें क्लेवनिक एसिड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, वो बस एक रिंग बनाती है ताकि मेन एंटीबायोटिक तक बैक्टीरिया ना पहुंच पाए और रिंग में ही फंसा रह जाए। ये उसकी काबिलियत है उस रिंग की। तो हमने ऐसे ऐसे चीजें खोजी से एंटीबायोटिक अपना काम करे और बैक्टीरिया उस सेंटर तक न पहुंच पाए। अब जब बीटा लैक्टम का नाम ले तो सुन लो, बीटा लैक्टम एक ग्रुप एंटीबायोटिक का है जिसमें 4 क्लास आते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेनिसिलिन, ठीक, फिर सिफेलोस्पोरिन, फिर कार्बापेमिन और मोनोबैक्टम। सबसे आसान कौन सा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनते बनते पेनिसिलिन जी बना, फिर पेनिसिलिन बी बना, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम आई, मतलब और खोज की गई तो एम्पीसिलिन बना, फिर एमॉक्सिसिलिन बना। तो ये अच्छा एंटीबायोटिक काम कर रही थी, लेकिन फिर वही समस्या आ गई कि बैक्टीरिया ने एक नया केमिकल डेवलप किया जिसे कहते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। वो बैक्टीरिया को लैक्टम रिंग को तोड़ दे रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ऐसा केमिकल बनाया जो उसके इनहिबिटर प्रोटीन को तोड़ दे और काम करे। तो हमने फिर क्लेवनिक एसिड कर दिया।
ऐसे सिफेलोस्पोरिन ग्रुप जो है मतलब सिफिक्सिम वाला ग्रुप, उसमें कई जनरेशन आई, पेरेंटल ग्रुप भी आया, टॉपिकल ग्रुप भी आया, आईवी रूट मतलब समझो ठीक, आईवी भी आया, टैबलेट फॉर्म भी आया। ऐसे एंटीबायोटिक की खोज हमने धीरे धीरे अपनी जारी रखी और फिर हमने एंटीबायोटिक के कोर्सेज में एडवांस, आप समझो कि आसानी समझने के बाद हमको छाती से ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो ग्राम पॉजिटिव। अच्छा ग्राम क्या होता है? जब बैक्टीरिया को स्टेन किया गया, एक केमिकल से स्टेनिंग करके देखा जाए किस रंग का बैक्टीरिया आ रहा है, तो जिसने स्टेन लिया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसने स्टेन नहीं लिया वो ग्राम नेगेटिव। जैसे कि समझो इकोलाई है, इकोलाई नीचे मिलता है तो ग्राम नेगेटिव, ठीक। माइक्रोबैक्टीरियम प्रोकोसिस है तो ग्राम पॉजिटिव ऊपर है, ठीक। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात ऐसी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते ना ग्राम पॉजिटिव ना ग्राम नेगेटिव, कुछ नहीं होते, ठीक। उसको समझने के लिए बात समझो कि फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। जैसे हम पूरी सब्जी खा रहे हैं, हम सिर्फ पूरी सब्जी ही खाएंगे तो हम ऑब्लिगेट हैं, बधे हुए कि यही खाएंगे। फैकल्टेटिव, रोटी मिलकर तभी अपना काम चल जाएगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होता है, तो फैकल्टेटिव ऑक्सीजन बैक्टीरिया चाहिए होंगे। कुछ को मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, ऐसे लोग को एनारोब्स कहते हैं। ऑक्सीजन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, और सबसे मुश्किल मारना इन्हीं को होता है, एनारोब्स को। फिर हमने ऐसी एंटीबायोटिक खोज की जो सबको मार ले। जैसे आज के समय समझो कि जैसे अगर कोई सवाल पूछे कि कौन सी एंटीबायोटिक ऐसी है जिसका एब्जॉर्प्शन 100% है, तो उसका नाम है लिनाजोलिन, 100% एब्जॉर्ब होती है, ठीक। तो ऐसे हर एंटीबायोटिक अपनी अलग अलग क्वालिटी को होल्ड करता है। ये चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है कि पूरी डोज उसको दी जाए। कब तक दी जाए? जब तक कि उस बैक्टीरिया के पूरे जितने फैमिली उसके अंदर हो, सारी फैमिलीज खत्म ना हो जाए। न देने पे क्या होगा? न देने पे वो कुछ समय बाद रेजिस्टेंट डेवलप कर जाएगा। जैसे हम लोग जांच कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, आरएम, फिर हम कराते हैं सेंसिटिविटी और कल्चर। हम देखते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को रख दिया कहीं पे, तो कितने समय बाद वो ग्रो कर रहा है पहला, और ग्रो करने के बाद वो किस किस से सेंसिटिव है, मतलब कि किससे किससे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मान लो कोई किसी का पेशाब सैंपल लिया हमने, ठीक है, हमने रख दिया उसको, टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं उसके अंदर, तो बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंट हो चुका है वो। लेकिन जहां हमने उसमें मेरोपेनम वाली क्लास को डाला तो उससे रिस्पॉन्ड आया, उस पर सेंसिटिविटी शो की, बैक्टीरिया वहां पे मरने लगे, मतलब वो वहां पे काम करेगा। तो हम ये जांच करते हैं, ये चिकित्सा में एडवांस है, एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम जांच के दवा दे रहे हैं कि कब सही हो रहा है और कब गलत हो रहा है। तो यही होता है कि एंटीबायोटिक की फुल कास्ट की जांच है कि हम दवा दे रहे हैं, कौन सी दवा दे पहली बात, और कितने दिन तक दें। हर का एक रिजीम होगा। जैसे जब हम एंटीबायोटिक का वेट फॉर्मूला चेक करते हैं कि हाँ फला फला को इतने वेट में देना चाहिए, तो उसमें डोज चेक करते हैं कि 7 ग्राम देंगे, 8 ग्राम से 625 मिलीग्राम है, 625 मिलीग्राम है, 500 ग्राम एमोक्सिसिलिन है, 125 मिलीग्राम जो है वो क्लेवनिक एसिड है। तो 500 वाला कितने दिन तक देना है? 2 ग्राम देना है, 3 ग्राम देना है, ये हमारे विवेक पे और चिकित्सीय निर्धारण जो किताबों में दिया गया कि इतने दिन खत्म हो जाएगा, उस पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे डिफॉल्टर पेशेंट क्या होता है समझो, जैसे इसकी ये टॉपिक आवश्यकता क्यों पड़ी? टीबी का मरीज है, ठीक, वो अपने HRZE पे, मतलब कि जो उसका कोर्स होता है आइसोनियाजाइड वापसिन इथम्ब्यूटाल पे डिपेंडेंट जो पेशेंट है, अगर वो पूरा कोर्स नहीं कर रहा, टीबी के बैक्टीरिया जो है आधे मर गए, आधे स्पोर बना के रह गए, स्पोर बनाने के बाद जैसे ही फिर से कंडीशन उसकी फेवरेबल पाएगा, वो फिर से अपनी ग्रोथ तुरंत वो करने लगेगा। और अब जो मरीज 6 महीने में ठीक हो रहा था, वो मरीज वो 9 महीने में ठीक होगा, और साथ में उसको और दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही होता है कोर्स का पूरा देने का तरीका, कि हम कोर्स पूरा दें, मरीज को कन्विंस करें। गांव का मरीज क्या करता है, वो 2 दिन दवा खाएगा, थर्ड डे ठीक हो गया, दवा उठा के फेंक दिया, उसने पूरा कोर्स नहीं किया, इसीलिए रेजिस्टेंट डेवलप धीरे धीरे करने लगता है, मरीज परेशान हो जाता है। तो यही सारी बातें जानने के लिए और समझने के लिए हमें कोर्स का निर्धारण जरूरी होता है कि हम पूरा कोर्स दें। और इसमें मरीज को कन्विंस करने की जिम्मेदारी चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की होती है कि हम कन्विंस करें मरीज पूरा डोज खाए। नहीं खाने की दशा में तमाम सीवियरिटीज, अब क्या होगा कि फिर दवाओं की डोज बढ़ेगी, दवा महंगी लगेगी, कॉस्ट इफेक्टिव जो चीजें होंगी गड़बड़ होंगी, जेब पे तो उसके प्रभाव पड़ेगा ना भाई। अब से एमोक्सिसिलिन खिला रहे हो, सस्ती दवा पड़ रही है ना, अब अगर तुम उसे लिनाजोलिड दो, फेरोपेनम दो, तो महंगी पड़ेंगी, खरीद नहीं पाएगा वो, इलाज नहीं कराएगा, तो समाज का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। तो इसीलिए हम बात समझते हैं कि हमें एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मरीज को कन्विंस करना चाहिए दवा वो खाए, सिर्फ लेके रखे ना। तीसरी बात ये कि सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक भी हमारा सही होना चाहिए। समझ गए? मान लो कोई पेशेंट है, सड़ रहा है बिल्कुल ना, अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो दवा आधी एक खा रहा है, पर हमें उसको किसी तरह अफोर्ड कराना है कि भाई दवा पूरी खाओ ताकि कंडीशन उसकी बेटर बनी रहे। इस दिशा में काम न करने समस्या भी गंभीर हो जाती है। एक उदाहरण और लो, जैसे हमने हाल के दिनों में देखा कि गांव का जो पेशेंट होता है
वो अपने मन से दवा लेके खाता है ना, कहते ओटीसी ब्रांड कुछ भी खा लो। कोविड टाइम में क्या हुआ, लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन डॉक्साइक्लिन लेके अनर्गल खाया, ठीक, परिणाम क्या हुआ, एजिथ्रोमाइसिन आने वाले समय में फेरेंजाइटिस पे काम अब नहीं कर रहा, लारिंजाइटिस पे काम अब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मरीज अपने मन से दवा लेके खाना शुरू कर दे। ये किसकी जिम्मेदारी है, चिकित्सकों की या चिकित्सा फील्ड में जो काम करें उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने मरीज को ये बात समझाएं, ठीक है। बात समझ में आई? चले भैया, ठीक है।